नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, सोमवार का दिन है। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते का पहला चक्रव्यूह और देखते हैं आज की पहली स्टोरी कौन सी आपने पसंद की है। गोली की जगह आया इंजेक्शन, खत्म होगी बीपी की टेंशन। इस खबर को 7% लोगों ने देखना चाहे, इस पर तफसील से आगे बात करेंगे। अय्यर ने फिर लगा दिया बैक गियर, विपक्ष में कैसे अकेले पड़ी कांग्रेस। इस खबर को 14% लोग देखना चाहते हैं। चीन के पहाड़ों में परमाणु बम, ट्रंप का कैसे निकला दम। इस खबर को 28% लोगों ने देखना चाहा है, इस पर भी आगे विस्तार से 7:28 पर बात करने वाला हूं। और आज की जो कहानी आई है सबसे अव्वल वो है शिवाजी और टीपू सुल्तान पर क्यों खिंची सियासी तलवार। इस खबर को 51% वोट देकर सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। तो आज की हमारी पहली लीड स्टोरी आपकी पसंद के अनुसार यही बनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज महानायक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान खलनायक क्यों बनाए जा रहे हैं। इन दोनों के नाम पर क्यों सियासी तलवारें खिंच गई हैं। क्या महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर की लड़ाई का अगला चैप्टर होने वाला है। इस खबर को विस्तार से आइए देखते हैं। टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं. छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टिपू सुल्तान, जे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत ना त्यांना यायला पाहिजे. मी कालही तुम्हाला बोलतो, तुम्ही तुमचं प्रेम टिपू सुलतानावरचं आहे ते तुम्ही कायम ठेवा, पण त्यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करता. महाराष्ट्र के मालेगांव में पहले बुर्के वाली मेयर बनी और अब वहां पर लगे टीपू सुल्तान की फोटो के साथ शुरू हुई फुट फाइट। टीपू शैतान फैंस क्लब और टीपू के राम से बढ़ते हुए अब बहुत आगे बढ़ गई है। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान इतिहास गवाह है। इन दोनों ने गुजरे वक्त में अलग अलग समय में तलवारें चलाई हैं, अपने अपने वक्त में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, लेकिन सदियों बाद अभी सियासत के लोग इन दोनों के नाम पर तलवार आपस में भांज रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कथित तौर पर कर दी। फिर क्या था, उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत भड़क गई। पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। पुणे में सपकाल के पोस्टर जलाए गए। पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर जिस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त पत्थर चले। खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई लोग जख्मी हुए। पत्थरों की चपेट में आने से खून तक लोगों के निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। उनकी मांग थी कि पुलिस पुणे नगर निगम की मेयर मंजुषा नागपुरे और बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट धीरज घाटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सपकाल पर यह आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच आज हर्षवर्धन सपकाल ने क्या अपने पक्ष में खुद सफाई दी, इसे भी आप सुन लीजिए। इस बयान को लेकर तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दंगे फैलाना ये उनकी राजनीति है। धमकियां तो आ रही है, उनका काम है धमकी देना और हमारा काम है संघर्ष करना। पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करते। मैंने कोई गलती की नहीं है। महाराष्ट्र का तालिबान देवेंद्र फडणवीस को करना है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हर तालिबानी जो कृत्य है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी जोरों शोर से कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल और उन्होंने पलटकर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं। उनका कहना है कि जो बयान उन्होंने नहीं दिया उससे भी बीजेपी उनके नाम पर थोपने की कोशिश में लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो टीपू सुल्तान के नाम पर संग्राम इस वक्त छिड़ गया है। दरअसल ये विवाद 14 फरवरी को सामने आया। विवाद की शुरुआत मालेगांव में
डिप्टी मेयर के ऑफिस से हुई। डिप्टी मेयर निहाल अहमद की ऑफिस की दीवार पर टीपू सुल्तान की एक तस्वीर लगी है। शिवसेना के नगर सेवकों ने इसका विरोध कर दिया। विरोध बढ़ा तो टीपू की वो तस्वीर हटा दी गई, लेकिन इसके बाद इस्लाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी मेयर निहाल अहमद को टीपू सुल्तान की दूसरी तस्वीर गिफ्ट कर दी, जिसने विवाद में आग में घी का काम कर दिया। इसी विवाद को लेकर हर्षवर्धन सपकाल से अब सवाल हुआ। उनका बयान जब सामने आया और फिर यह विवाद जंगल की आग की तरफ चारों ओर फैल गया। महाराष्ट्र का मालेगांव पिछले कई हफ्तों से चर्चा में बना हुआ है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की नेता नसरीन शेख मेयर बन गई। जिस मालेगांव से एक बुर्का पहनने वाली महिला मेयर बनी, अगर वहां से कोई कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो ऐसे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मैदान में ना कूदे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओवैसी साहब सामने आए, टीपू सुल्तान की शान में कसीदे पड़े, साथ ही साथ इस विवाद में फ्रंट फुट पर खेल रहे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर ही फूट पड़े। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान दोनों का अपना अलग अलग इतिहास है। इतिहास में दोनों अलग अलग काल में हुए हैं। दिलचस्प बात है कि भारत के संविधान में दोनों की ही ऐतिहासिक शख्सियत के तौर पर उनको जगह दी गई है। संविधान की मूल प्रति में शिवाजी महाराज की भी फोटो लगी है और टीपू सुल्तान की भी फोटो है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो हमारा संविधान की जो मूल कॉपी है, जो हाथ से लिखी है, उसमें दोनों इन शख्सियतों की तस्वीर है, शिवाजी महाराज की भी और टीपू सुल्तान की भी। ऐसे में मालेगांव की डिप्टी मेयर निहाल अहमद और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल सवाल उठा रहे हैं कि जब संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो लग सकती है तो फिर मालेगांव नगर निगम में क्यों नहीं लग सकती? अब इस कंट्रोवर्सी पर AIMIM और धार देने में अब जुट गई है। आपको लग रहा है क्या कि जानबूझकर इस विवाद को उछाला जा रहा है? महाराष्ट्र में तो विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव नहीं है, पंचायत के चुनाव भी खत्म हो गए, नगर निगम के चुनाव भी खत्म हो गए। कोई ना कोई मुद्दा उछालकर इस पूरे मामले पर हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही। छत्रपति शिवाजी महाराज का दौर 17वीं सदी का रहा, वहीं टीपू सुल्तान का दौर 18वीं सदी का था। वे मैसूर के शासक थे। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, हम सब जानते हैं। तो वहीं टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया, यह भी सत्य है। हिंदवी साम्राज्य का विचार देने वाले शिवाजी की लड़ाई मुगल सत्ता और दक्कन की सल्तनत के खिलाफ भी थी। तो टीपू की सबसे बड़ी लड़ाई ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से थी। ये दोनों लोग अंग्रेजों के साथ लड़े और जमकर लड़े, यानी दोनों के समय में करीब 100 साल का अंतराल था। शिवाजी पहले हुए, टीपू सुल्तान बाद में हुए। कहते हैं दो लोगों की तुलना बराबरी की होती है जब दोनों आसपास एक ही काल में देखे जाए। लेकिन यहां तो दोनों का साम्राज्य भी अलग अलग इलाकों में रहा। एक दक्कन के ऊपर रहा, एक दक्कन के नीचे रहा। शिवाजी की सत्ता का केंद्र महाराष्ट्र और पश्चिम भारत का है, वहीं टीपू का मैसूर का है। फिर उन दोनों को लेकर सैकड़ों साल बाद सियासी तलवारबाजी क्यों हो रही है, यह आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं। जब संविधान ने दोनों को बराबरी की जगह दी, दोनों को भारतीय संविधान की मूल प्रति में दोनों की तस्वीरें हैं, तो फिर क्यों सियासत की जा रही है? दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब इतिहास किताबों से निकलकर वोट बैंक की राजनीति में दाखिल हो जाता है। शिवाजी आज भी राष्ट्र गौरव के प्रतीक है, वहीं टीपू अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सुल्तान के तौर पर याद किए जाते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार टीपू पर धार्मिक असहिष्णुता के आरोप भी चर्चाओं में लाते हैं, तो कुछ उन्हें औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने वाला आधुनिक शासक बताते हैं। यहीं से बहस शुरू हो जाती है और यही बहस सियासी टकराव में अब बदलती हुई दिखाई देती है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, जो कि कांग्रेस पार्टी की है। वो कांग्रेस जो अब अपनों में ही फंस गई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के भी नेता हैं, वो दिल्ली में मोमेंटम बनाते हैं, लेकिन राज्यों में जाते जाते कांग्रेस की हवा उनके अपने ही निकाल देते हैं। या ये कहिए कि संसद में सरकार की घेराबंदी करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस जब चुनावी राज्यों में जाती है तो अपनों से ही घिर जाती है। मैं एक नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं, इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा। मेरे पीछे ये 5 राज्य हैं जहां जहां पर चुनाव होने वाले अगले 2 महीने के भीतर। असम,
पूरब में, पश्चिम बंगाल पूरब में, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों में भारत के नक्शे पर आप देखिए चुनावी तारीखों की घोषणा है तो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआत में हो जानी चाहिए। आज असम के दौरे पर भी हैं सीईसी गणेश कुमार साहब। ऐसे में इनमें से किसी भी राज्य में, खास बात है कि इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस खाली हाथ है। केरल में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि यहां 5 साल में सरकार बदलती आई है। इसीलिए उम्मीद थी कि पिछली बार यह रवायत टूट गई थी, लगातार 2 टर्म यानी 10 साल से एलडीएफ वहां पर सरकार चला रही है। तो माना जा रहा है कि केरल में चांसेस कांग्रेस के सबसे ज्यादा हैं सत्ता में वापस लौटने के। लेकिन अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की नहीं, यूडीएफ की नहीं, लेफ्ट वाले फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार तिबारा जीत सकती है। ये कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए मणिशंकर अय्यर। Please let me say it. As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Shri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government because the Congress is a herd of competing scorpions. कांग्रेस पार्टी की हालत देख के एक शेर याद आता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर कोई आग लग गई घर के चिराग से। राजनीति के न जाने किस गुप्त तहखाने से अचानक अय्यर साहब का बयान अब कांग्रेस के लिए एक झटका साबित हो रहा है। कांग्रेस के नेता भले ये कह रहे हैं कि अय्यर का ये निजी बयान है, लेकिन कांग्रेस को झटका तो लगा है। फर्क इतना है कि पहले अय्यर कांग्रेस को जिताने की बात करके झटका देते थे, अब हराने की बात करके झटका दे रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके लिए अपमानजनक भाषा बोलकर कांग्रेस की किरकिरी इन्हीं अय्यर साहब ने कराई थी। लेकिन अब कांग्रेस की किरकिरी उसके नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाकर कर रहे हैं। जिंदगी भर नेहरू गांधी परिवार की जय जयकारी करने वाले मणिशंकर अय्यर के इस बयान को पहले सुनिए कि राहुल गांधी के लिए आज वो क्या कहते हैं। So, if I'm being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I'm not a Rahulian. I am not a Rahulian, यानी मैं राहुलवादी नहीं हूं, राजीववादी हूं, गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं। कुछ समय पहले ही अय्यर ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कहा था कि उन्हें आश्चर्य हुआ था। आज वो खुद को राजीववादी तो कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं। इस कांग्रेसी सिर फुटफल के बीच अय्यर की एक बात तो सही है कि केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। केरल में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच तनातनी जग जाहिर है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन और शशि थरूर में भी नहीं बनती है। और तीसरी तरफ कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी लगता है कि फिर से नुकसान पूरे गठबंधन को हो सकता है। वैसे 7 फरवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शशि थरूर की एक 1-to-1 आप कह सकते हैं मुलाकात के बाद ये उम्मीद लगी थी कि केरल कांग्रेस एकजुट दिखेगी। हालांकि आज कांग्रेस में राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को माना जाता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर अपनी सारी मर्यादा भूलकर उनको गाली देने पर उतर आए। Is Pawan Khera or even C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. And to the best of my knowledge and belief, it is the words used by a criminal in a dock. To the best of my knowledge and belief, Mr. Kharge has not expelled me from the party. मणिशंकर अय्यर अपने आप को कांग्रेसी बोल रहे हैं। ये वो मणिशंकर अय्यर है जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन केरल की राजनीति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। और ये वो मणिशंकर अय्यर हैं जो कल तक खुद को
गांधी परिवार का करीबी कहते थे, आज राहुल गांधी का करीबी नहीं मान रहे। और यहां तक कि इतनी बेहुदा टिप्पणी की, इतने पढ़े लिखे डिप्लोमेट रहे मणिशंकर अय्यर ने केसी वेणुगोपाल के बारे में कि हमको बीप लगानी पड़ी। वहां पर वो शब्द हम आपको नहीं सुना सकते। खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगर नक्शे पर दूसरे राज्यों को देखें तो असम में भी कांग्रेस को सत्ता से गए 10 साल हो चुके हैं और अभी कहना मुश्किल है कि वहां क्या होगा। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जूनियर के पार्टनर की हैसियत से वहां पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए जगह दिखती ही नहीं है। उस पर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने यह कहकर कांग्रेस की हैसियत और छोटी कर दी। ग्राफिक्स देखिएगा, कई लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी और चंद्रबाबू नायडू भी एक समय कांग्रेस में थे। जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस को उन लोगों को वापस लाकर खुद को फिर से खड़ा करना होगा जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसीलिए मैं ये तर्क देता रहा हूं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, ना कि राहुल या प्रियंका को। बारू के इस बयान से ममता की पार्टी को नई संजीवनी इस चुनावी मौसम में मिल गई है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने ट्वीट कर दिया कि इस विचार पर समय आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने का आह्वान ममता बनर्जी से किया है। यानी ममता बनर्जी विपक्षी एकता तो चाहती हैं, लेकिन धुरी में कांग्रेस को नहीं, खुद को देखती हैं। उधर तमिलनाडु में डीएमके भी साफ कह रही है कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है। चुनाव साथ लड़ेगी लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं बनाएगी। यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन तो रहेगा, जीत मिली तो सरकार गठबंधन की नहीं डीएमके की बनेगी, अगर उसके पास पूरे नंबर हुए, जैसा कि अभी चल रहा है। डीएमके के रुख से साफ है कि उससे कांग्रेस का कोई आधार तमिलनाडु में नहीं दिखाई देता है, जैसा दावा कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर करते आए। Congress is run by the president of the TNCC. He had become an MP with our support only. तो कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस के अपनों ही नहीं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो संजय बारू हो, कोई कांग्रेस के साथ खड़े होने को इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। वो भी तब जबकि 2 राज्यों में कांग्रेस की मजबूत गठबंधन, आप कह सकते हैं कि मजबूत इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जो वहां पर सरकार में लौटा सकती हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो असम हो। पर हालात ऐसे बनेंगे अभी तो कम से कम आपसी सरफुटव्वल में नहीं दिखाई देता है। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। देश में इस समय करीब 22 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी से, रक्तचाप से जूझ रहे हैं। अब तक इस बीमारी का एक ही इलाज माना जाता है कि रोज सुबह अपने टाइम से बीपी की गोली जरूर खाई जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश और दुनिया में ब्लड प्रेशर के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो अपनी दवाओं को लेकर लापरवाही करते हैं। कभी दवा लेना भूल जाते हैं या जानबूझकर दवा लेना बंद कर देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस ने एक इंजेक्शन खोजा है। ये अब सबसे बड़ी खबर में देने जा रहा हूं। रामबाण इलाज इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अभी ये खोज के स्टेज पर है खबर, लेकिन अब सकारात्मक दिशा की ओर है। एक इंजेक्शन खोजा है जिसकी 2 डोज आप पूरे साल में आपके पूरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगी। यानी साल में आप 2 बार ये इंजेक्शन लगाइए, फिर आपको रोज रोज गोली खाने का झंझट से बच जाना है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इस नई दवा के आने के बाद रोज दवा लेने के झंझट से शायद छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का ये नया इंजेक्शन किस तरह काम करता है जिससे साल भर बीपी कंट्रोल करेगा, पहले ये समझ लीजिए। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी नई रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है लैंसेट को, उसी में रिपोर्ट छपी है। उसके मुताबिक अमेरिका और यूरोप की एक दवा कंपनी ने जिलेबेसरिन नाम की दवा तैयार की है। ये siRNA तकनीक यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए से काम करती है। इसमें लिवर में बनने वाले एंजियोटेंसिनोजोन प्रोटीन को कम करती है। इस प्रोटीन का शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल है। द लैंसेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस नई दवा की एक डोज करीब 6 महीने तक इस प्रोटीन को कंट्रोल में रख सकती है। रिसर्च के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, अभी वो तीसरी फेज के ट्रायल्स चल रहे हैं। पिछले 2 ट्रायल्स के दौरान इस दवा की डोज से मरीजों के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई। अब तीसरे ट्रायल में ऐसे मरीजों को भी शामिल किया जा रहा है जो पहले से हार्ट पेशेंट है, यानी जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है।
डॉक्टरों ने उम्मीद लगा ली है, रक्तचाप के जो पेशेंट थे उन्होंने भी उम्मीद लगा ली होगी। अब यहाँ आपको ये समझाना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अभी कई इंजेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक्यूट कंडीशन यानी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर लगाया जाता है ताकि मरीज को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन आज हम जिस नए इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उसके लिए यह दावा किया जा रहा है कि वो पूरे साल भर तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने वाला है। इस रिसर्च के मुताबिक ये दवा खास तौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आम बोलचाल में ऊपर का बीपी कहते हैं, उसको कंट्रोल करेगी। यहाँ आपको ब्लड प्रेशर की सही रेंज के बारे में भी बता देता हूँ जिनको नहीं पता, हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है। जो सही रेंज है बीपी की वो 120 से 80 की है। ये 80 होना चाहिए, इसमें शून्य नहीं दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति का ब्लड प्रेशर 120-80 का होता है। ये रेंज उम्र के हिसाब से कुछ ऊपर हो सकती है। अगर उम्र ज़्यादा है या तब कुछ और तरह की बीमारियां हैं तो कईयों के लिए वो रेंज 120 से ऊपर भी हो सकती है। ऊपर के बीपी को सिस्टोलिक और नीचे के बीपी को डायस्टोलिक कहते हैं। नई रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि इस दवा का इंजेक्शन लगाना बेहद आसान रहेगा क्योंकि इसे स्किन के नीचे लगाया जाता है। जिस तरह आप डायबिटीज़ के मरीज को देखते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए, कुछ इसी तरीके से इस इंजेक्शन को लगाना बहुत आसान रहेगा। अब सवाल यह कि आखिर ब्लड प्रेशर के इस नए इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बाजार में ब्लड प्रेशर कंट्रोल की कई तरह की दवाएं इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। भारत में करीब 48% मरीज दवा को ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा को लेकर लापरवाही बरतते हैं। ऑलमोस्ट आधे, जितने भी है उसके कुल आधे। खास तौर पर पूर्वी भारत के हिस्सों में हालत बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि 75% मरीज अपनी दवा के प्रति बहुत लापरवाह देखेगा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं मेडिकल जर्नल के। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, जो धीरे धीरे आपको गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल देता है, शरीर को खोखला कर देता है। इसमें हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी फेल की समस्या हो गई। तमाम चीजें बीपी के लगातार रहने से, बीपी के इग्नोरेंट होने से होती जाती है। WHO की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन 2025 के अनुसार देश में 21 करोड़ से ज्यादा लोग यानी 30 से 89% जो उम्र के लोग हैं वो इस वक्त हाइपरटेंशन की बीमारी से यानी रक्तचाप की बीमारी से जूझ रहे हैं। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि इन 21 करोड़ में से केवल 39% ही अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं, यानी 61% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको बीपी की बीमारी है। यानी इस हद तक वो इग्नोरेंट हैं, उसको टालते रहते हैं, उस तरफ सोचते तक नहीं है। करीब 83% मरीज ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, यानी ये लोग अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लापरवाही का एक आंकड़ा यह भी है कि लगभग 40% मरीज अपने बीपी की दवाएं सही समय पर और सही तरीके से नहीं लेते हैं। इसमें भी करीब 14% मरीज पूरी तरीके से दवा खाना छोड़ देते हैं, यानी आपको बीपी है पर आप इग्नोर है, आप दवा नहीं खा रहे हैं, मना करते रहे कि मुझे दवा नहीं खानी, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। और आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्डियो भी नहीं कर रहे हैं, वॉक भी नहीं कर रहे हैं, जिम भी नहीं जा रहे हैं, यानी आप अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हैं। आगे जाके आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेल जैसी तमाम समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर के जिस नए इंजेक्शन की बात की जा रही है, इसके आने के बाद दुनिया भर की बहुत सी दवा कंपनियों का शटर डाउन हो सकता है। कंपटीशन का जमाना है, एक आदमी खोज करेगा तो बाकी कंपनी को क्या होगा, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लगने के बाद अगर सीधे 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी, आपको दवा नहीं खानी है, तो सोचिए जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर क्या बीतेगी। ऐसे में लोग रोज रोज दवा लेने से बचेंगे। जाहिर तौर पर कन्वीनियंस है कि एक बार इंजेक्शन लगा लिया, 6 महीने की छुट्टी हो गई। इसका दूसरा पहलू भी अब आप समझिए, इस नए इंजेक्शन पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन यह प्रोसेस इतनी धीमी है कि बाजार में आने तक अभी और समय भी लग सकता है। कई फार्मा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की गेम चेंजर दवाओं को रोकने के लिए भी बहुत सी फार्मा कंपनियां अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं ताकि उनकी दवाओं की बिक्री पर असर ना पड़े। इस दवा के आने के बाद किस तरह पुरानी दवाओं के मार्केट पर असर पड़ेगा, ये भी दवा कंपनियों को चिंता रहती है। ये भी आज आपको समझना चाहिए। पिछले 30 सालों के दौरान हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मामलों में करीब 97% का इजाफा हुआ है। 97% लोग पिछले 30 सालों में बीपी के पेशेंट बने हैं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 65 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ पर पहुंच गई। इसमें जो भारतीय मरीज हैं वो 22 करोड़ के आसपास हैं। भारत में फिलहाल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाओं का बाजार करीब 10,000 करोड़ का है, जो हर साल 6% की गति से बढ़ता जा रहा है।
अगर संख्या में बात करूं तो अकेले भारत में हर साल अलग अलग ब्रांड की 20 अरब पिल्स यानी गोलियां बेची जाती हैं बीपी के नाम पर, बीपी को कंट्रोल करने के नाम पर। इतना बड़ा बीपी का मार्केट है। अब ऐसे में अगर कोई इंजेक्शन आ गया जो एक इंजेक्शन में दवा बीपी को साल भर के लिए कंट्रोल कर लेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इस जो दूसरी कंपनियां उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। जिस दिन ये इंजेक्शन मार्केट में आएगा उस दिन इन दवाओं कंपनियों पर कितना खतरनाक असर पड़ेगा, मैं बार बार उस ओर अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों आने में टाइम लगता है। दवा कंपनियों के इस खेल के बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेना चाहिए। ये कंपनियां अपना प्रोडक्ट चलाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकाल के और मार्केट के अंदर भेज देते हैं और उसको प्रोडक्ट को नहीं आने देते। जैसे कि अभी इनहेलर इंसुलिन आ गई है, पहले भी ओरल इंसुलिन आया था और जिसको लाने नहीं दिया गया, और अभी इनहेलर इंसुलिन आ गई है कि आप जैसे कि अस्थमा का पेशेंट पफ लेता है उसी तरह से आप उसका भी ले सकते हैं। अगर ये इंजेक्शन आ जाते हैं तो पूरी हाइपरटेंशन इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री जो है वो दबाव के अंदर पड़ जाएगी और उनकी जो सेल है, उनकी जो मार्केट है, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। आप में से बहुत से लोगों को मन में ये सवाल अब आ रहा होगा कि आखिरकार इस दवा की कीमत क्या होगी। दरअसल यह दवा अभी फाइनल स्टेज में है, फाइनल ट्रायल फेज में, इसीलिए अभी इसकी कीमत तय नहीं की गई, कीमत के बारे में नहीं बताया जा सकता। थर्ड फेज में ट्रायल चल रहा है, फोर्थ फेज के ट्रायल के बाद ही दवा की कीमत उसके बाजार के आधार पर तैयार होती है। यह दवा जब लाइसेंस के लिए भेजी जाएगी तब इसकी कीमत तय होगी। हालांकि कुछ समय पहले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले इंजेक्शन मार्केट में आए हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नया इंजेक्शन भी आम व्यक्ति के लिए महंगा हो सकता है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी सेहत का, अपने बीपी का, अपने रक्तचाप का खुद ही ख्याल रखना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा ख्याल रोज करें ताकि खाने पीने की आदतों और डेली रूटीन में सुधार लाया जाए, ताकि आप किसी भी तरह की दवा लेने से ही बच सकें, इस बीमारी से ही बच सकें। एहतियात जरूरी है। देश का शायद ही ऐसा कोई घर हो या परिवार हो जहां पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज ना हो। इसीलिए अपनी बीमारी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और बात चीन की परमाणु तैयारी की। कैसे पड़ रही है अमेरिका पर यह भारी। आज चीन की एक ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ट्रंप का माथा भी दर्द करने लगा होगा। पहाड़ों के नीचे चीन की इस तैयारी से ग्लोबल टेंशन भी बढ़ गई है। इन तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सिचुआन प्रांत के पहाड़ों में एटम बम की सबसे बड़ी खेप तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पहाड़ों को खोदकर गुप्त परमाणु ठिकाने बना लिए हैं। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर, चीन के इस एटमी धमाके की आवाज अमेरिका तक अब सुनाई दे रही है। चीन पे भरोसा करना आसान नहीं है। चीन दुनिया भर में सबसे बड़ी टेंशन की वजह भी है। ये जो तस्वीर मेरे साथ आप देख रहे हैं 2022 से 2026 दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही है। कैसे चीन की इस पहाड़ी का नक्शा बदल गया इन 4 सालों में। कैसे इतना बड़ा पूरा का पूरा परमाणु बमों का, हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं, इस पहाड़ी में बना लिया है चीन ने। ये चीन ही कर सकता है। उसकी नजर दरअसल पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा करके चीन का वर्चस्व स्थापित करने की है। अब कुछ आंकड़े देखिए, परमाणु बमों की मैं बात कर रहा हूं तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया में इस वक्त 12,331 परमाणु बम हैं। 12,331। सोचिए जरा, अगर इतने परमाणु बम फटे तो दुनिया बचेगी क्या। लेकिन ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में दुनिया को परमाणु तबाही के ढेर पर खड़ा कर दिया गया है। कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर्स होते हैं, वो भी बहुत कम, इक्का दुक्का। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बमों का जखीरा रूस के पास है। रूस के पास 5,459 परमाणु बम बताए जाते हैं, जिसमें पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका के पास रूस से थोड़े कम 5,277 न्यूक्लियर बम है। लेकिन अमेरिका के परमाणु बमों को एडवांस, रिलायबल और एक्यूरेट माना जाता है। परमाणु बमों की इस होड़ में चीन तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। चीन के पास करीब 600 परमाणु बम बताए जाते हैं, लेकिन यह संख्या और बड़ी भी हो सकती है क्योंकि चीन से सटीक जानकारी बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है।
पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जिसके पास 290 परमाणु बम बताए जाते हैं। ब्रिटेन के पास परमाणु बमों की संख्या 225 है। हम सब परमाणु बम के मुहाने पर बैठे हुए हैं। अब भारत की स्थिति भी जान लीजिए। भारत के पास 180 परमाणु बम बताए जाते हैं। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी हम पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत पर परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के परमाणु बमों से है। पाकिस्तान के पास 170 के आसपास परमाणु बम बताए जाते हैं। हालांकि इस पर अमेरिका का नियंत्रण है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, मिलिट्री शासन और आतंकवादियों के अड्डों से पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। जरा सोचिए, अगर किसी आतंकवादी के हाथ में ये परमाणु बम लग जाए 170 के आसपास, तब वो कितना बड़ा प्रलय मचा सकते हैं। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया का नंबर आता है, वो भी एक मिलिट्री रूल है। इसके पास 50 से ज्यादा बम बताए जाते हैं। यानी पूरी दुनिया जो है वो परमाणु बम के मुहाने पर बैठी हुई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों की धार और तेज कर रहा है, यानी उन्हें अत्याधुनिक बना रहा है, ताकि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में ड्रैगन दबाव में ना आए। खासतौर पर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में एक मजबूत परमाणु ताकत चीन को रणनीतिक बढ़त दे सकती है। पर अब आखिर में नजर डालते रोज की तरह पब्लिक व्यूज पर। आज की दो बड़ी स्टोरीज पर दो व्यूज हमारे पास हैं, शिवाजी वाली स्टोरी पर और चीन पर। तो पहले प्रतिमा मौर्य का ट्वीट देखते हैं, जो लिखती हैं हमारी दर्शक है रेगुलर। टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी पर सियासी संग्राम भारत के पुरातन इतिहास का भी अपमान है। मतभेदों से परे इतिहास पर विवाद ठीक नहीं है। एक और पोस्ट है जो कि चीन वाली स्टोरी पे आया, अविनाश पांडे का। उनका कहना है कि चीन ने पहाड़ खोदकर परमाणु ठिकाने बना डाले। ये खबर दुनिया में नई रेस परमाणु बमों की शुरू कर देगी। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।